आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्तुद्यम समो बंधु कृत्वा यंग नावसीदति। नीति शतकम में नीति विशारद महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि आलस्य निश्चित रूप से मनुष्य के शरीर में अवस्थित रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम के समान दूसरा कोई बंधु नहीं है। सारतः परिश्रम करता हुआ मनुष्य कभी दुखी नहीं होता, अर्थात विनाश को प्राप्त नहीं करता। मेरे YouTube चैनल उत्तम क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में आपका पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में विश्व के प्रसिद्ध व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनामों की चर्चा प्रस्तुत की जाएगी, जो लक्षित अभ्यर्थियों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंतिम तक जरूर देखें। विश्व के प्रसिद्ध व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। बाईं ओर हेडिंग में हम लिख देते हैं प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम, और दाहिनी ओर हेडिंग में लिख देते हैं लोकप्रिय उपनाम। और प्रसिद्ध व्यक्तियों का नाम लिखने के क्रम में हम ब्रैकेट में उनकी राष्ट्रीयता, यानी वे किस देश के नागरिक रहे हैं, इसकी भी चर्चा प्रस्तुत कर दिया करेंगे। सबसे पहले हमारा ध्यान अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर जाता है और सबसे पहले हम दृष्टिपात करेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान पर। ये पाकिस्तान के नागरिक रहे हैं। भारत पाकिस्तान विभाजन के पश्चात इन्हें बादशाह खान और सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता रहा है। सीमांत गांधी को अंग्रेजी में हम लिख देते हैं फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान की जब चर्चा हमने शुरू की तो मेरे जेहन में एक सवाल आया। ऐसा अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अब तक कितने विदेशी नागरिकों को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सुशोभित किया जा चुका है। तो इसका जवाब होता है कि अब तक 2 ही विदेशी नागरिक हुए हैं जिन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया है। उनमें सबसे पहले नाम आता है खान अब्दुल गफ्फार खान का, जिन्हें 1987 में राजीव गांधी की सरकार ने भारत रत्न से अलंकृत किया था। और दूसरा नाम आता है नेल्सन मंडेला का, जो साउथ अफ्रीका से संबंध रखते थे। उन्हें 1990 में
वीपी सिंह की सरकार ने भारत रत्न से सुशोभित किया था। आगे हमारे जहन में नाम आता है मोहम्मद अली जिन्ना का। मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का संस्थापक माना जाता है। पाकिस्तान का संस्थापक। और जब पाकिस्तान आजादी के पश्चात जब पाकिस्तान भारत से विलग हो गया तो स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ही बने। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहकर संबोधित किया गया है। कायदे आजम का अर्थ होता है महान नेता। कायदे आजम का क्या अर्थ होता है? महान नेता। और ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना की हिंदू मुस्लिम एकता में अग्रगण्य भूमिका निभाने के चलते कायदे आजम की उपाधि से उन्हें संबोधित किया था। सरोजिनी नायडू का नाम हम लिख देते हैं। साथ ही साथ कुछ अन्य स्रोतों में कहा गया है कि मौलाना मजहरुद्दीन शहीद ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1938 में मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहकर संबोधित किया था। तो मैं उनका भी नाम लिख देता हूं, मौलाना मजहरुद्दीन शहीद। और कब उन्होंने संबोधित किया था, किस ईस्वी में? 1938 ईस्वी में। आगे बारी है बेनजीर भुट्टो की। बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान की 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। बेनजीर भुट्टो को डॉटर ऑफ द ईस्ट, डॉटर ऑफ द ईस्ट कहकर संबोधित किया जाता है। इन्हें डॉटर ऑफ द ईस्ट कहकर इसलिए संबोधित किया जाता है क्योंकि बेनजीर भुट्टो ने अपनी आत्मकथा डॉटर ऑफ द ईस्ट के नाम से लिखी है। डॉटर ऑफ द ईस्ट यानी पूरब की बेटी। इसलिए अपनी आत्मकथा के ही कारण ये पूरब की बेटी यानी डॉटर ऑफ द ईस्ट के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुई। पाकिस्तान से आगे बढ़ते हुए हम बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं तो हमारे जहन में नाम आता है बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान का। शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के संस्थापक माने जाते हैं। इन्हें बंगबंधु कहा जाता रहा है। शेख मुजीबुर रहमान ने ही 1971 में भारत के सहयोग से पाकिस्तान के चंगुल से बांग्लादेश को आजादी दिलाई। कब आजादी दिलाई थी? 1971 में।
बांग्लादेश से आगे बढ़ते हुए हम ग्रेट ब्रिटेन में प्रवेश करते हैं तो हमारे जहन में नाम आता है शेख मुजीबुर रहमान। इनकी राष्ट्रीयता मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में बांग्लादेश और बेनजीर भुट्टो, इनकी राष्ट्रीयता पाकिस्तान। और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ खान अब्दुल गफ्फार खान की राष्ट्रीयता भी पाकिस्तान की है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ प्रथम इनकी राष्ट्रीयता मैं लिख देता हूं इंग्लैंड। महारानी एलिजाबेथ प्रथम 1558 से लेकर 1603 ईस्वी तक ब्रिटेन की महारानी रही है और चूंकि इन्होंने आजीवन शादी नहीं की थी इसलिए ये मेडन क्वीन के नाम से मशहूर है। आगे हमारे जहन में नाम आता है ग्लेडस्टोन का। ग्लेडस्टोन इनकी भी राष्ट्रीयता इंग्लैंड है। ग्लेडस्टोन को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन कहकर संबोधित किया जाता रहा है, यानी ग्रेट ब्रिटेन का वयोवृद्ध पुरुष। जैसे भारत में दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, उसी प्रकार ग्लेडस्टोन को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है। और इसी कारण से दादा भाई नौरोजी को भारतीय ग्लेडस्टन भी कहा जाता है। तो इसी के पैरेलल हम लोग ग्लेडस्टोन के बारे में कह सकते हैं इंग्लैंड के दादा भाई नौरोजी। जैसे दादा भाई नौरोजी हुए भारत के ग्लेडस्टोन, उसी प्रकार ग्लेडस्टोन हुए इंग्लैंड के दादा भाई नौरोजी। और ग्लेडस्टोन 4 बार इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 4 बार ब्रिटिश पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर। ग्लेडस्टोन के बाद हमारे जहन में नाम आता है विलियम शेक्सपियर का। विलियम शेक्सपियर जो अंग्रेजी भाषा के सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। विलियम शेक्सपियर, इनको बार्ड ऑफ एवन मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूं, बार्ड ऑफ एवन। और इनकी भी राष्ट्रीयता मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं इंग्लैंड। और यह तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इन्हें यानी विलियम शेक्सपियर को अंग्रेजी भाषा का सर्वश्रेष्ठ नाटककार माना जाता है। इनके नाटकों में महत्वपूर्ण है हेमलेट, मैकबेथ, द टेम्पेस्ट, मच एडो अबाउट नथिंग, मर्चेंट ऑफ वेनिस, जूलियस सीजर, रोमियो एंड जूलियट इत्यादि इत्यादि। बार्ड का अर्थ होता है कवि यानी पोएट। तो बार्ड ऑफ एवन का अर्थ हुआ एवन का कवि, यानी
विलियम शेक्सपियर पर चर्चा इतनी ही। विलियम शेक्सपियर से आगे बढ़ते हुए हमारे जहन में नाम आता है रिचर्ड कोवडेन का। रिचर्ड कोवडेन ये ब्रिटिश राजनीतिज्ञ रह चुके हैं, ब्रिटिश राजनीतिज्ञ। इसी में इनकी राष्ट्रीयता छुपी हुई है कि ये भी ब्रिटिश नागरिक रहे हैं, ब्रिटिश राजनीतिज्ञ। और इन्हें एपोस्टल एपोस्टल इन्हें एपोस्टल ऑफ फ्री ट्रेड कहकर संबोधित किया जाता रहा है। और रिचर्ड कोवडेन के बारे में जैसा कि उनके उपनाम से ही स्पष्ट है कि ये मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड के पैरोकार के रूप में जाने जाते हैं। इनको एक तरह से मुक्त व्यापार का जनक माना जा सकता है, मुक्त व्यापार का जनक। आगे बारी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। इन्हें लेडी विद द लैम्प, लेडी विद द लैम्प कहकर संबोधित किया जाता रहा है। इनकी भी राष्ट्रीयता इंग्लैंड ही है, इंग्लैंड। और क्रीमिया युद्ध, क्रीमिया युद्ध के दरमियान फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रात रात भर जगकर घायल ब्रिटिश सैनिकों की सेवा शुश्रूषा की थी। और रात में घायल सैनिकों की सेवा के दरमियान वे हमेशा अपने साथ लैंप रखती थी, इसीलिए वे लेडी विद द लैंप के नाम से मशहूर हुई। उन्हें आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक भी माना जाता है, आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक। फ्लोरेंस नाइटिंगेल से आगे बढ़ने पर हमारे जहन में नाम आता है जोफ्रे चौसर का। जोफ्रे चौसर, इनकी भी नागरिकता इंग्लैंड की ही है, यानी ये भी ब्रिटिश नागरिक रहे हैं। और इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। जोफ्रे चौसर से आगे बढ़ने पर हमारे जहन में नाम आता है ड्यूक ऑफ वेलिंगटन का। वेलिंगटन, इन्हें
द आयरन ड्यूक कहकर संबोधित किया जाता रहा है, द आयरन ड्यूक। और इनके बारे में सार रूप में एक सेंटेंस में लिखा जा सकता है, आयरिश बॉर्न कमांडर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग नेपोलियनिक वार्स। कहने का तात्पर्य यह है कि इनका जन्म तो आयरलैंड में हुआ था, लेकिन इन्होंने ब्रिटिश सेना के लिए काम किया। नेपोलियन के युद्धों के दरमियान ये ब्रिटिश सेना में कमांडर के पद को सुशोभित कर रहे थे। और 1815 में वाटरलू के युद्ध में इन्होंने, यानी ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने नेपोलियन बोनापार्ट को बुरी तरह से पराजित किया था। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट को गद्दी से उतारकर अटलांटिक महासागर के एक द्वीप सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया, जहां 1821 ईस्वी में 51 वर्ष की आयु में नेपोलियन की मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने वाटरलू के युद्ध में किसको पराजित किया था? नेपोलियन, जो उस समय फ्रांस के सम्राट थे, उनको। आगे हमारे जहन में नाम आता है अर्ल ऑफ वारविक का। अर्ल ऑफ वारविक, जो किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं, किंग मेकर। और ये भी ब्रिटिश नागरिक रहे हैं। इंग्लैंड से आगे बढ़ते हुए हमारा ध्यान इंग्लैंड के पड़ोस की ओर जाता है। इंग्लैंड के पड़ोस आयरलैंड पर हम लोग दृष्टिपात करते हैं, तो हमारे जहन में नाम आता है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। इन्हें शॉर्ट में GBS के नाम से जाना जाता है। जी से जॉर्ज, बी से बर्नार्ड, एस से शॉ। इनकी राष्ट्रीयता आयरलैंड की रही है। और शेक्सपियर के बाद ये, अर्थात जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, अंग्रेजी भाषा के दूसरे नंबर के नाटककार माने जाते हैं। यानी अंग्रेजी, जहां तक अंग्रेजी नाटक की रचना का सवाल है, तो शेक्सपियर का स्थान अगर पहला आता है, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ दूसरे स्थान पर ठहराए जाते हैं। आयरलैंड से आगे बढ़ने पर हमारा ध्यान उसके पड़ोस में अवस्थित स्कॉटलैंड पर जाता है। और जब स्कॉटलैंड पर हमारा ध्यान आकृष्ट होता है, तो हमारे जहन में नाम आता है सर वॉल्टर स्कॉट का। इन्हें विजार्ड ऑफ द नॉर्थ, यानी उत्तर का जादूगर कहा जाता है। विजार्ड ऑफ द नॉर्थ। इनकी राष्ट्रीयता मैं लिख देता हूं, स्कॉटलैंड, यानी उत्तर का जादूगर।
स्कॉटलैंड से आगे बढ़ते हुए हम संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने पर हमारे जहन में नाम आता है डी आइजनहावर का। डी आइजनहावर, जिनका उपनाम था आइक और इनकी राष्ट्रीयता में लिख देता हूं ब्रैकेट में यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और डी आइजनहावर 1953 से लेकर 1961 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति। और एक बार टीचर की परीक्षा में 1994 या 95 में टीचर की परीक्षा हुई थी बिहार में, तो उसमें पूछा गया था कि भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका जवाब होता है डी आइजनहावर। डी आइजनहावर ही अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जो 1959 में भारत की यात्रा पर आए थे। इनसे पहले कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर नहीं आया था। तो ये कब आए थे भारत की यात्रा पर? 1959 में। डी आइजनहावर से आगे बढ़ने पर हमारे जहन में नाम आता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनको ब्लैक गांधी, गांधी या अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। अमेरिका का गांधी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने नस्लीय समानता के लिए अमेरिका में अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट लंबे अरसे तक चलाया। उस आंदोलन के ये अग्रगण्य नेता थे और अपनी हत्या होने तक ये उस आंदोलन को चलाते रहे। तो उस आंदोलन को हिंदी में कहा जाएगा अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन। और इस आंदोलन में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने गांधी जी से प्रेरित होकर सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग को अपनाया था। इसी कारण से वे पूरे विश्व में ब्लैक गांधी अथवा अमेरिका के गांधी के रूप में विख्यात हुए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर से आगे बढ़ने पर हमारे जहन में नाम आता है पर्ल एस बक का। पर्ल एस बक, इनका लोकप्रिय उपनाम है ली क्वान। ली क्वान। और इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है द गुड अर्थ। द गुड अर्थ। और इस पुस्तक की रचना करने के कारण पर्ल एस बक को 1932 में पुलित्जर पुरस्कार तथा 1938 में नोबेल साहित्य पुरस्कार मिला था। नोबेल साहित्य पुरस्कार। और पर्ल एस बक महिला साहित्यकार रही हैं अमेरिका की, इसलिए इनकी राष्ट्रीयता में यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं यूएसए। और ऐसा कहा जाता है कि 1938 में
साहित्य की नोबेल पुरस्कार पाने वाली ये अमेरिका की प्रथम महिला थी। आगे बारी है मार्क ट्वेन की। मार्क ट्वेन, इनको सैमुअल क्लेमेंस कहकर संबोधित किया जाता रहा है। मार्क ट्वेन भी यूएसए के ही नागरिक थे। ये भी अमेरिकी साहित्यकार थे। अमेरिकी साहित्यकार। अमेरिका से आगे बढ़ने पर हमारे जहन में जिस देश का नाम आता है वो है फ्रांस। और फ्रांस पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो हमारे जहन में नाम आता है नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 से लेकर 1814 तक तथा कुछ अरसे के लिए 1815 में भी फ्रांस के सम्राट रहे थे। 1815 ईस्वी में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू के युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया। इसके बाद इन्हें गद्दी से उतारकर अटलांटिक महासागर अवस्थित ब्रिटिश आधिपत्य के एक द्वीप सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया, जहां निर्वासन के ही दरमियान 1821 ईस्वी में नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। तो नेपोलियन बोनापार्ट का दो उपनाम है। एक है लिटिल कारपोरल और दूसरा है मैन ऑफ डेस्टिनी। मैन ऑफ डेस्टिनी। डेस्टिनी लास्ट में वाई, यानी ऐसा व्यक्ति। मैन ऑफ डेस्टिनी का तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो अपने भाग्य को नियंत्रित करने की क्षमता रखता हो। नेपोलियन बोनापार्ट से आगे बढ़ते हुए नेपोलियन बोनापार्ट की राष्ट्रीयता में लिख देता हूं फ्रांस। नेपोलियन बोनापार्ट से आगे बढ़ते हुए फ्रांस की ही एक प्रमुख महिला जिनका नाम है जॉन ऑफ आर्क। जॉन ऑफ आर्क। जॉन ऑफ आर्क पर अब हम लोग दृष्टिपात करेंगे तो जॉन ऑफ आर्क को मेड ऑफ ऑर्लियंस कहकर संबोधित किया गया है। जॉन ऑफ आर्क की राष्ट्रीयता में ब्रैकेट में लिख देता हूं फ्रांस। और ब्रिटेन के साथ फ्रांस का जो 100 वर्षीय युद्ध लड़ा गया था, उसमें किसी खास युद्ध में जॉन ऑफ आर्क की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इन्हें मेड ऑफ ऑर्लियंस कहा गया। इन्हें फ्रांस की एक राष्ट्रीय नायिका का दर्जा प्राप्त है। फ्रांस की एक राष्ट्रीय नायिका तथा फ्रांस की रक्षा करने वाली संत का दर्जा भी इन्हें प्राप्त है। फ्रांस से आगे बढ़ते हुए हमारे जहन में नाम आता है जर्मनी का। अब हम लोग जर्मनी पर दृष्टिपात
करेंगे। और जर्मनी पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो हमारे जहन में नाम आता है एडोल्फ हिटलर का। एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर ये जर्मनी के तानाशाह रहे हैं और इसी शब्दावली से क्लियर है कि इनकी राष्ट्रीयता जर्मन है। जर्मनी के तानाशाह कब से कब तक? 1933 से लेकर अपनी आत्महत्या करने से पूर्व 1945 तक। और एडोल्फ हिटलर को फ्यूहरर कहकर संबोधित किया जाता रहा है। फ्यूहरर का जर्मन भाषा में अर्थ होता है नेता यानी लीडर। हिटलर से जब आगे हम ध्यान आकृष्ट करते हैं तो हमारे जहन में नाम आता है बिस्मार्क का। बिस्मार्क, और बिस्मार्क को मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन कहकर संबोधित किया जाता है। बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। जर्मनी का एकीकरण इसी शब्दावली से क्लियर है कि ये जर्मनी के नागरिक थे। जर्मनी का एकीकरण करने का श्रेय बिस्मार्क को दिया जाता रहा है। और जो काम जर्मनी के लिए बिस्मार्क ने किया, ठीक वही काम भारत के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 550 से ज्यादा देशी रियासतों का विलय भारत में कर आधुनिक भारत की नींव रखी। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। बिस्मार्क से आगे बढ़ते हुए हमारे जहन में नाम आता है जनरल रोमेल का। जनरल रोमेल, जिनका लोकप्रिय उपनाम रहा है डिजर्ट फॉक्स। डिजर्ट फॉक्स। और जनरल रोमेल, इनकी भी राष्ट्रीयता जर्मनी की है और ये द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये जर्मनी के जनरल फील्ड मार्शल थे और द्वितीय विश्व युद्ध के क्रम में उत्तर अफ्रीका के अभियान में तेज एवं चतुर सैन्य गतिविधियों को अपनाने के चलते इन्हें डेजर्ट फॉक्स उपनाम देकर संबोधित किया जाता रहा। यहां मैं लिख देता हूं उत्तर अफ्रीका अभियान। जर्मनी से आगे बढ़ने पर हमारे जहन में जिस देश का नाम आता है उस देश का नाम है इटली। इटली। और जब इटली का नाम जहन में आता है तो उसके एक तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी का ध्यान स्वतः आकृष्ट हो जाता है। बेनिटो मुसोलिनी, इन्हें ड्यूस कहकर संबोधित किया जाता रहा। बेनिटो मुसोलिनी ये 1922 से लेकर 1943 तक इटली के तानाशाह रहे हैं। इटली के तानाशाह।
और इन्हें फांसीवाद का संस्थापक माना जाता है, फांसीवाद का संस्थापक। और क्लियर है कि मुसोलिनी की राष्ट्रीयता इटली रही है। अब हमारे जहन में नाम आता है तुर्की का, और तुर्की पर जब ध्यान आकृष्ट होता है तो वहां के अतातुर्क मुस्तफा कमाल पाशा पर ध्यान आकृष्ट होना स्वाभाविक है। मुस्तफा कमाल पाशा, कमाल पाशा, जिन्हें अतातुर्क कहकर संबोधित किया जाता रहा है। अतातुर्क, अतातुर्क का अर्थ होता है तुर्कों का पिता, तुर्कों का पिता। ये 1923 से लेकर मृत्यु पर्यंत, यानी अपनी मृत्यु तक, तुर्की गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे। इन्हें, यानी मुस्तफा कमाल पाशा को ही आधुनिक तुर्की गणराज्य का संस्थापक माना जाता है। आधुनिक तुर्की गणराज्य का संस्थापक। इनकी राष्ट्रीयता में यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में, तुर्की। मुस्तफा कमाल पाशा से आगे ध्यान आकृष्ट करने पर हमारे जहन में नाम आता है डॉक्टर हो ची मिन्ह का। हो ची मिन्ह, इनकी राष्ट्रीयता में लिख देता हूं वियतनाम। डॉक्टर हो ची मिन्ह को अंकल हो कहा जाता रहा है, अंकल हो, यानी इनका लोकप्रिय उपनाम था अंकल हो। और ये 1945 से लेकर अपने मृत्यु पर्यंत 1969 तक उत्तरी वियतनाम के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे। अब हमारा ध्यान खिलाड़ियों पर जाता है। अब आगे हम लोग कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ियों की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उनके लोकप्रिय उपनामों की। तो सबसे पहले हमारे जहन में नाम आता है पेले का, जो ब्राजील के सुप्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी रहे और इन्होंने 3 बार ब्राजील को विश्व कप जीत दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। पेले को ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है।
अगला नाम है सर्गेई बुबका का। ये पोल वॉल्ट के मशहूर खिलाड़ी रहे हैं। ये पहले भूतपूर्व सोवियत संघ के लिए खेलते थे और वास्तव में इनका जन्म स्थान यूक्रेन में पड़ता था। इनकी राष्ट्रीयता मैं लिख देता हूँ यूक्रेन। और जब सोवियत संघ का विभाजन हुआ तो यूक्रेन एक अलग राष्ट्र के रूप में सामने आया। तो यूक्रेन से पहले इनको हम लोग भूतपूर्व सोवियत संघ का नागरिक मानकर चलेंगे। इनको पोल वॉल्ट का बादशाह कहा जाता है। पोल वॉल्ट का बादशाह। आगे हमारे जहर में नाम आता है राफेल नडाल का। राफेल नडाल ये स्पेन के नागरिक हैं और इन्हें क्ले कोर्ट का राजा, क्ले कोर्ट का राजा कहकर संबोधित किया जाता है। फ्रेंच ओपन चूंकि क्ले कोर्ट पर होता है और फ्रेंच ओपन में इन्होंने असाधारण प्रदर्शन किया है, तो उस असाधारण प्रदर्शन को देखते हुए इन्हें क्ले कोर्ट का राजा कहा जाना अनुपयुक्त नहीं है। फ्रेंच ओपन। आगे हमारे जहन में नाम आता है माइकल फेल्प्स का। माइकल फेल्प्स ये अमेरिकी नागरिक रहे हैं और इनको फ्लाइंग फिश कहकर संबोधित किया जाता है और कहा जाता है कि सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल इन्होंने ही जीता है। कुल मिलाकर के 28 ओलंपिक मेडल इन्होंने अपने कैरियर में जीते हैं। किसने? माइकल फेल्प्स ने 28 ओलंपिक मेडल, जिसमें 23 गोल्ड मेडल थे, 3 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। और ये तैराकी से संबंधित रहे हैं, तैराकी। आगे हमारे जहन में एक और तैराक का नाम आता है, उसका नाम है इयान थोरपे। ये ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं और इन्हें टारपीडो कहकर संबोधित किया जाता है। ये भी तैराकी नामक खेल विधा से संबंधित रहे हैं। आगे हमारे जहन में नाम आता है आंद्रे अगासी का। आंद्रे अगासी ये इनकी राष्ट्रीयता अमेरिका की है, यूएसए। आंद्रे अगासी लॉन टेनिस के विख्यात खिलाड़ी रहे हैं, लॉन टेनिस। और इनका उपनाम डेनिस डी मिनोस है। अब हम लोग कुछ क्रिकेट खिलाड़ियों पर ध्यान आकृष्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी पर ही दृष्टिपात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे जहन में नाम आता है वसीम अकरम का। वसीम अकरम वसीम अकरम की राष्ट्रीयता पाकिस्तान की है, पाक। वसीम अकरम को स्विंग का सुल्तान कहा जाता है, स्विंग का सुल्तान।
आगे हमारे जहन में पाकिस्तान के ही एक अन्य खिलाड़ी शोएब अख्तर का नाम ध्यान में आता है। शोएब अख्तर, शोएब अख्तर ये भी पाकिस्तान के नागरिक हैं। इन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस। पाकिस्तान से आगे बढ़ते हुए हमारे जहन में नाम आता है, वो है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के दो खिलाड़ियों का नाम हमारे ध्यान में आता है। पहला नाम है क्लाइव लॉयड का। क्लाइव लॉयड, जो वेस्ट इंडीज के लंबे अरसे तक कप्तान रहे थे। क्लाइव लॉयड, वेस्ट इंडीज यानी WY, W से वेस्ट, I से इंडीज। क्लाइव लॉयड, इनको सुपर कैट कहा जाता है। वेस्ट इंडीज के ही एक अन्य क्रिकेट खिलाड़ी पर हमारा ध्यान जाता है। उनका नाम है क्रिस गेल। उनकी राष्ट्रीयता भी वेस्ट इंडीज की है। यूनिवर्स बॉस, इनको यूनिवर्स बॉस कहा जाता है। अब वेस्ट इंडीज से आगे बढ़ते हुए हम दक्षिण अफ्रीका में प्रवेश करते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के भी दो खिलाड़ी का नाम हमारे सामने आता है। सबसे पहला नाम है एलन डोनाल्ड का। एलन डोनाल्ड, ये दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज रहे हैं। साउथ अफ्रीका, ऐसे साउथ एस अफ्रीका। इनको सफेद बिजली से अभिहित किया जाता है, यानी सफेद बिजली कहकर संबोधित किया जाता है। एक और दक्षिण अफ्रीका के चर्चित खिलाड़ी हैं ए बी डिविलियर्स। इनको शॉर्ट में ABD, और विकेट के चारों तरफ आक्रामक शॉट खेलने की क्षमता के कारण इन्हें मिस्टर 360 डिग्री भी कहा जाता है। और AB डिविलियर्स के सदृश भारत के सूर्य प्रकाश यादव भी विकेट के चारों ओर शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए सूर्य कुमार यादव को AB डिविलियर्स का भारतीय पर्याय कहा जाना उपयुक्त होगा। यानी भारत के मिस्टर 360 डिग्री हुए सूर्य कुमार यादव, जिन्हें शॉर्ट में स्काई के नाम से मीडिया के लोग संबोधित करते हैं। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने टेस्ट मैच की अंतिम पारी में 0 पर आउट हो गए। अगर टेस्ट मैच की अंतिम पारी में ये 4 रन बना लेते तो इनका टेस्ट मैच में एवरेज 100 रन प्रति पारी हो जाता, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य से नहीं हो सका। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन को डॉन कहकर संबोधित किया जाता है। शॉर्ट में इनको डॉन ब्रैडमैन भी कहा जाता है।
आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को, जो आपका अपना ही चैनल है, को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोज को लाइक व शेयर करेंगे तथा कमेंट्स अवश्य करेंगे ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।